नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी कक्षा 9 समकालीन भारत भाग 1 या नहीं। कक्षा 9 में जो भूगोल की किताब है उसके पाठ नंबर 2, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, भारत का भौतिक स्वरूप। यह पाठ काफ़ी महत्वपूर्ण है कक्षा 9 वालों के लिए और साथ में उन प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वालों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न लगातार पूछे गए हैं और आगे को भी पूछे जाएंगे। अगर मैं सन 2020-21 की बात करूं तो यहाँ पर जो भी उत्तराखंड में परीक्षाएं हुई थी, प्रतियोगी परीक्षाएं हुई थी, वहाँ से मात्र हिमालयी क्षेत्र जो आप इतना क्षेत्र देख रहे हैं, इस क्षेत्र से प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए गए थे। अगर मैं बात करूं लोअर पीसीएस की तो यहाँ से इस क्षेत्र से 3 प्रश्न पूछे गए थे, और पीसीएस परीक्षा की बात करूं तो वहाँ भी 1 या 2 प्रश्न पूछ लिए गए थे। और उत्तराखंड एसएसटी अल्टी पेपर की बात करूं तो वहाँ से भी 1 प्रश्न पूछ लिया गया था। और साथ में अगर मैं बात करूं उत्तराखंड के जो समूह ग के परीक्षाएं हुई थी, वहाँ भी यहाँ से अनेक प्रश्न पूछे गए थे। आरओ की परीक्षा जो हुई थी वहाँ भी यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। कुल मिलाकर जो भी उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षा हुई थी सन 2020-21 में, सॉरी 2021-22 में जो परीक्षा हुई थी, उसमें प्रत्येक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। थोड़ा गले में खराश है, आवाज़ थोड़ा दिक्कत कर सकती है, लेकिन टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि रोचकता इसमें इतनी बनी रहेगी कि आप लोग निश्चित तौर पर अगले 10 से 15 मिनट अगर इसको देखेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपके एग्ज़ाम में निश्चित तौर पर 1 से 2 नंबर आपको यह चर्चा दिला सकती है। आइए चर्चा शुरू करते हैं। एक बार हम इसे पढ़ लें, फिर मानचित्र के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर आप जब पढ़ने के साथ साथ मानचित्र में इसे समझेंगे तो निश्चित तौर पर आपका प्रश्न आने वाले परीक्षाओं पर सही होगा, यह मेरा मानना है। आइए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। विभिन्न स्थलाकृतियाँ हमारे देश में हैं। आप किस प्रकार के क्षेत्र या भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के जो दूर तक फैले विशाल मैदान हैं उनसे परिचित होंगे। यदि आप पर्वतीय निवासी हैं, पर्वतों में रहते हैं, तो पर्वतों की ढलानों तथा घाटियों से भली भांति क्या होंगे, परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत हैं, मैदान हैं और मरुस्थल है, पठार है, द्वीप समूह है। ये सभी जो स्थलाकृतियाँ हैं वो हमारे देश में पाई जाती हैं। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। अगर हम भारत की भूमि को देखें तो यहाँ पर भौतिक विभिन्नताएं हैं। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। अगर हम देखें, प्रश्न अगर पूछा जाए कि भारत का निम्न में से कौन सा भाग या नहीं कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र प्राचीनतम है, तो हम वहाँ पर देख सकते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत का प्राचीनतम भाग है। आगे हम चर्चा करें, इस भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है। इसे भूमि का एक स्थिर भाग माना जाता है प्रायद्वीपीय पठार को, परंतु हाल के भूकंपों से इसे गलत साबित कर दिया गया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। मतलब अगर हम भूगोल में करोड़ों साल को देखें तो उसके लिए लाखों करोड़ों साल के लिए हम कह सकते हैं कि ये हाल में बनी हुई स्थलाकृतियाँ हैं। वहाँ पर वर्षों का जो आप ध्यान रखेंगे वो लाखों करोड़ों वर्ष स्थलाकृतियों के निर्माण में लगते हैं। और भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। आप देख सकते हैं, अगर कभी पूछा गया कि हिमालय पर्वत किस प्रकार का भाग है, आप देख सकते हैं कि यह अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृत को दर्शाती है। प्रश्न पूछा जाएगा कि हिमालय की जो या नहीं निम्न में से या भारतीय प्राकृतिक विभाग कौन सा है जो युवा स्थलाकृतियों को दर्शाता है। आप तब ऑप्शन अगर दिया रहे वहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार, हिमालय पर्वत या तटीय मैदान या द्वीप समूह,
तो आप देख सकते हैं वहाँ पर हिमालय पर्वत आप देख सकते हैं या मान सकते हैं कि युवा स्थलाकृतियों को दर्शाता है, जिसमें क्या है, ऊंचे शिखर हैं, गहरी घाटियाँ हैं, तेज बहने वाली नदियाँ हैं। आगे हम इसके विषय में चर्चा करें, उसके बाद हम इसे मानचित्र से समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद देखें उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि उत्तरी मैदान किससे बना है, तो आप लिख सकते हैं कि उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। जो नदियां अपने साथ अवसाद लाते हैं, अवसाद तलछट छोड़ के जाते हैं, जब नदियां मैदानी क्षेत्रों में जाती हैं उनका बहाव कम हो जाता है, तो वह अवसाद जो वहाँ पर छोड़ गई नदियाँ, उनसे उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय एवं रूपांतरित शैल वाली कम ऊंची पहाड़ियाँ तथा चौड़ी घाटियाँ हैं। यहाँ से भी एक और प्रश्न बनता है कि प्रायद्वीपीय पठार किन शैलों से बना है या किन शैलों से निर्मित है। आप कह सकते हैं आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। भारत का जो मुख्य भौगोलिक वितरण है, भारत की जो भौगोलिक विभाजन यहाँ पर किया गया है, कक्षा 9 में 6 भागों में इसको बांटा गया है। जो भारत का भौगोलिक वितरण किया गया है, विभाजन किया गया है, वह 6 भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह में बांटा गया है। कभी इसे 5 भागों में भी बांटा जाता है, क्योंकि जो ये भारतीय मरुस्थल है इसे उत्तर के विशाल मैदान में ही सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि यह उत्तर के विशाल मैदान के पश्चिम में स्थित है। अगर कहीं पर आपको भारत का जो भौतिक विभाजन है वह 5 भागों में बटा दिखे, तो आश्चर्य की बात नहीं है। आप वहां पर ये समझ सकते हैं कि जो उत्तर का विशाल मैदान है उसी में भारतीय मरुस्थल को क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। हिमालय पर्वत के विषय में आज हम चर्चा करेंगे और अगले लगभग 10 मिनट हम हिमालय पर्वत को समझने का प्रयास करेंगे और जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। और आने वाले समय में आप कितनी आसानी से उन प्रश्नों को करेंगे, निश्चित तौर पर आप खुद समझ सकते हैं। इसके लिए कि आप लोग पेन और कापी लेकर यहाँ पर बैठे होंगे शायद, निश्चित तौर पर मेरे साथ साथ आप नोट करते जाएंगे। भारत की उत्तरी सीमा एक विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप में युवा बनावट के दृष्टिकोण से बलित पर्वत श्रृंखला है। हम देख सकते हैं कि यह एक युवा पर्वत है, लेकिन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है। आप लोगों ने कक्षा 7 में पढ़ा था कि पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, बलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। उसमें से हिमालय पर्वत जो है बलित पर्वत का एक उदाहरण है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये पर्वत श्रृंखलाएँ पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई हैं। हिमालय पर्वत को अगर देखें तो इसके पश्चिम में सिंधु नदी है, जबकि इसके पूर्वी भाग में ब्रह्मपुत्र है। इतने क्षेत्र पर यह लगभग फैला हुआ है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। प्रश्न पूछा जाए कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो हिमालय पर्वत विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है। प्रश्न पूछा जाए कि हिमालय पर्वत किस प्रकार के वृत्त का निर्माण करता है या किस प्रकार से है, अगर ऑप्शन में अर्धवृत्त आया हो तो आप लोग देख सकते हैं कि हिमालय पर्वत अर्धवृत्ताकार है। अगर इसकी लंबाई पूछी जाए तो आप लोग ध्यान रखें कि हिमालय पर्वत की लंबाई 2400 किलोमीटर है। दोस्तों, यहाँ पर हम प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के साथ साथ हमें ध्यान ये रखना होगा कि हम कक्षा 9 की किताब से चर्चा कर रहे हैं और कक्षा 9 वालों का भी यहाँ पर ध्यान रखते हुए हम इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि आप लोग बहुत सारी चीज़ें इसमें से बहुत सारे लोग जानते होंगे और साथ में हम ये भी कहते हैं कि इस विषय में उन बच्चों को भी संक्षेप में थोड़ा जानने का मौका मिले। अगर हम विस्तार की बात करें तो विस्तार से भूगोल को हम
जान नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसे हम विस्तार से अगर जानें तो बहुत सारी चीज़ें हमारी काफ़ी समय में हो पाएंगी। आइए हम संक्षेप में इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखें कि इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में क्या है 150 किलोमीटर है। हम कह सकते हैं कि इसकी जो चौड़ाई है वह पूर्वी भाग की अपेक्षा क्या है पश्चिम में ज़्यादा चौड़ा है। अगर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए कि हिमालय पर्वत किस ओर चौड़ा है, तो आप देख सकते हैं पश्चिम का हिस्सा इसका चौड़ा है, जबकि पूर्व का हिस्सा इसका क्या है सकरा होता जाता है, जहां यह पश्चिम में 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जबकि पूर्व में यह मात्र 150 किलोमीटर तक ही फैला हुआ है। अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। हिमालय को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को हम महान या आंतरिक हिमालय कहते हैं। महान हिमालय को हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। यह सबसे अधिक स्थित श्रृंखला है, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। आप देख सकते हैं जो महान हिमालय है उसे हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, और इसकी जो ऊंचाई है लगभग 6000 मीटर से यहाँ पर पर्वत मिलते हैं। यहाँ पर संसार के सर्वाधिक ऊंचे पर्वत मिलते हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। आप देख सकते हैं हिमालय पर्वत में कुछ प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, ऊंचे पर्वत शिखर हैं। आप देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वह हिमालय पर्वत में नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। इसके बाद अगर हम देखें कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, भारत में सबसे ऊंचा पर्वत है। अगर हम भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कहें तो केटू गार्डविन ऑस्टिन है। केटू पर्वत है, या नहीं गार्डविन ऑस्टिन जिसे कहते हैं। अगर हम भारत में सर्वाधिक ऊंचा पर्वत कहें तो वह कंचनजंगा है। भारत की सबसे ऊंची चोटी के विषय में हम जब मानचित्र पर चर्चा कर रहे होंगे तब आप समझेंगे। मकालू पर्वत या मैकाल पर्वत नेपाल में है, जो 8481 मीटर ऊंचा है, जबकि धौलागिरी पर्वत भी नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई 8172 मीटर है। और साथ ही साथ और भी यहाँ पर जो पर्वत चोटियों के नाम दिए गए हैं। आप देख सकते हैं नंगा पर्वत भारत में है, 8126 मीटर ऊंचा है, जबकि अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल में है, 8078 मीटर ऊंचा है। नंदा देवी भारत के उत्तराखंड में है, जिसकी ऊंचाई 7817 मीटर है, जबकि कामेट भारत के उत्तराखंड में है, जो इसकी ऊंचाई 7756 मीटर है। नामचा बारवा भी भारत का ही एक पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 7756, या नहीं कामेट के ऊंचाई के बराबर ही नामचा बारवा पर्वत भी है। गुरुला मधंता नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई 7728 मीटर है। ये कुछ प्रमुख पर्वत चोटियाँ थी जो लगभग संसार की सर्वाधिक पर्वत चोटियों में से थे, जिसमें से आप लोगों ने देखा कि संसार का सबसे ऊंचा पर्वत नेपाल में है, जो माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। और भारत में सबसे ऊंचा पर्वत आपने देखा कंचनजंगा। और साथ में हम अभी चर्चा करेंगे भारत की सबसे ऊंची चोटी के विषय में। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असीमित है। हिमालय के इस भाग को क्रोड ग्रेनाइट से बना है। जो महान हिमालय है वह क्रोड, उसका जो आंतरिक भाग है वह ग्रेनाइट से बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है। इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है, मतलब इससे बहुत से नदियों का क्या होता है उद्गम होता है। महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों तथा दर्रों के नाम आप लोग अभी देखेंगे। हिमालय
के उन राज्यों के नाम जहाँ ऊपर में दिए गए ऊंचे पर्वत शिखर हैं, हम चर्चा किए अभी। उसके बाद हिमाद्री के दक्षिण में जो श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है, वह असम में अधिक है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है, या मध्य हिमालय या लघु हिमालय के नाम से भी उसे जानते हैं। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा पर्वतीय शैलों से हुआ है। प्रश्न पूछा जा सकता है मध्य हिमालय या लघु हिमालय या जो असम हिमालय है, हिमाचल हिमालय है, वो उसका निर्माण किससे हुआ है? तो आप देख सकते हैं संपीड़ित या परिवर्तित शैलों से उसका निर्माण हुआ है। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है तथा औसत चौड़ाई इसकी क्या है? 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे ऊंची तथा सबसे महत्वपूर्ण है। पीर पंजाल श्रेणी आपके जो मध्य हिमालय है या लघु हिमालय है उसमें आता है, जबकि धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी इसकी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। मतलब महाभारत और महाभारत, आप लोगों से प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, निम्न में से महाभारत है। ग्रंथ न दे करके अगर एक पर्वत श्रृंखला दे दिया जाए तो आप लोगों में से कई ऐसे लोग होंगे कि वहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। अब ज़्यादातर लोग जानते हैं कि महाभारत एक महाकाव्य है, जबकि यहाँ पर देखें तो महाभारत एक नेपाल में पर्वत श्रृंखलाएं हैं। जो ये मध्य हिमालय की श्रृंखलाएं हैं उन्हें नेपाल में महाभारत कहा जाता है, जबकि इसे हिमाचल में धौलाधर एवं पंजाब में पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां हैं जहां सेबों का उत्पादन होता है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। एटलस में आप मंसूरी, नैनीताल एवं रानीखेत की स्थिति को देख सकते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला जो है वो शिवालिक कहा जाता है। हिमालय की जो बाहरी श्रृंखला है उसे क्या कहा जाता है? शिवालिक श्रेणी कहा जाता है। या नहीं, कभी प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है कि हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक श्रेणी के नाम से जाना जाता है। हिमालय का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? महान हिमालय या हिमाद्री या बर्फीला हिमालय अन्य नामों से जाना जाता है। इसकी चौड़ाई जो शिवालिक श्रेणियां हैं 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर, सॉरी अगर किलोमीटर कह दिया हो, वैसे यहाँ भी हमने यही लिखा गया है कि जो ऊंचाई है वो मीटर में है, जबकि जो चौड़ाई है वो किलोमीटर में है। इसकी ऊंचाई अगर शिवालिक श्रेणियों की बात करें तो ऊंचाई इसकी 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएँ उत्तर में स्थित हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है, जबकि संपीड़ित अवसादों से मध्य हिमालय बना था। और बलित पर्वत का उदाहरण क्या था? महान हिमालय था। घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से बनी है। इसकी जो शिवालिक हिमालय है, निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी दून के नाम से जाने जाते हैं। कुछ प्रमुख दून हैं देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। दून किसे कहते हैं? जो शिवालिक श्रेणियों में फैले हुए क्षेत्र, घाटी क्षेत्र होते हैं, उन्हें दून कहते हैं। उसके बाद अगर हम आगे चर्चा करें तो जो ये उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पूर्व से पश्चिम तक के स्थिति के आधार पर, मतलब नदियों के आधार पर इसका विभाजन किया गया है। स्थिति का आधार जो है, जो हिमालय का वर्गीकरण किया गया है वह नदियों, घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं सतलज से सिंधु के बीच के हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय कहा जाता है और पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर में कश्मीर हिमालय कहते हैं और हिमाचल प्रदेश में हिमाचल हिमालय कहते हैं। जबकि सतलुज से काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। आप देख सकते हैं पंजाब हिमालय सतलज सिंधु से सतलज के बीच, जबकि कुमाऊं हिमालय सतलज से
काली के बीच और काली से तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय कहा जाता है। काली से तीस्ता के बीच के हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है, जबकि तीस्ता से दिहांग तक के बीच के क्षेत्र को असम हिमालय के नाम से जानते हैं। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम भी हैं। ब्रह्मपुत्र हिमालय की क्या है? सबसे पूर्वी सीमा में है। आप लोगों ने अभी देखा दिहांग नदी का ही नाम ब्रह्मपुत्र है, यानी ही ब्रह्मपुत्र का ही एक नाम दिहांग है। जो तीस्ता से दिहांग यानी ब्रह्मपुत्र के बीच का हिमालय था वो असम हिमालय के नाम से जाना जाता था, और जो हिमालय का सबसे पूर्वी भाग है वह असम में ब्रह्मपुत्र वहाँ पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र की अगर बात करें तो यह महाखड्ग गार्च के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत के पूर्वी सीमा से यह बांग्लादेश को चला जाता है और साथ में फैला हुआ है, भारत के पूर्वी सीमा पर फैला हुआ है। इसे पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं। मजबूत बलुआ पत्थरों से और सादी शैलों से यह बना हुआ है। आप जैसे कि यहाँ पर हिमालय पर्वत का चित्र देख पा रहे होंगे, ये घने जंगलों से ढकी हैं तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाएं, मतलब एक दूसरे के साथ साथ इसकी श्रृंखलाएं हैं। घाटियों के रूप में भी यह फैला हुआ है। पूर्वांचल में इसे पटकोई भूम के नाम से जाना जाता है, जबकि अरुणाचल में देखें, अगर नागालैंड में अगर इसे देखें तो इसे नागा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। मिजोरम में इसे हम मिजो पहाड़ियों के नाम से जानते हैं, शिवालिक पहाड़ियों को, और मणिपुर में हम इसे मणिपुर पहाड़ी के नाम से जानते हैं। आइए हम अब इसी को एक बार मानचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हम चर्चा के दौरान इसमें से अनेक चीज़ें देखी थी, जहां से अनेक प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए थे। क्या हमने पढ़ा, इसे एक बार हम इस मानचित्र के माध्यम से फिर से रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं, जो ये हिमालय पर्वत है, हमारा देश भारत है, इसके पश्चिम में पाकिस्तान है, यहाँ पर हिंदुकुश पर्वत है। हिंदुकुश पर्वत पामीर ग्रंथि यहाँ पर दिया गया है। पामीर ग्रंथि से प्रश्न पूछा जाता है कि संसार का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? संसार का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि संसार का छत किसे कहा जाता है? संसार का छत पामीर पठार को कहा जाता है। कुल्लुल श्रेणी इसी पामीर पठार के क्षेत्र में है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो हिमालय को हमने जो मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा था। महान हिमालय जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यह विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है, एक कगार के रूप में फैला हुआ है, एक ही भाग के रूप में फैला हुआ है। महान हिमालय को हम हिमाद्री के नाम से भी यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं। हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। इस महान हिमालय के पार भी हिमालयी क्षेत्र है, जिसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है। ट्रांस हिमालय में मुख्य रूप से 3 हिमालयी क्षेत्रों को लिया जाता है। काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी एवं लद्दाख श्रेणी को इस क्षेत्र में शामिल किया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से या इसमें से कौन सा क्षेत्र ट्रांस हिमालय का है? अगर ट्रांस हिमालय की बात करें तो सबसे उत्तर में काराकोरम श्रेणी है। इसे आप लोग उत्तर से दक्षिण के क्रम में भी याद रखेंगे। सबसे उत्तर के क्षेत्र में जैसे कि आप देख पा रहे होंगे काराकोरम श्रेणी है, ठीक उसके दक्षिण में लद्दाख श्रेणी है। ट्रांस हिमालय के सबसे निचले भाग में या नहीं महान हिमालय के या नहीं जो हिमालय है उसके ठीक उत्तर में जास्कर श्रेणी है। आप लोग जैसे कि समझ पा रहे होंगे, काराकोरम, लद्दाख श्रेणी एवं जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है। ट्रांस का मतलब कि हिमालय के उस पार। ट्रांस हिमालय
में 3 श्रेणियों के जो हमने चर्चा की, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हम पाठ में चर्चा के दौरान देखे थे कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो सिक्किम राज्य में है। जबकि अगर हम बात करें तो जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो केटू गाडविन ऑस्टिन है। बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आता होगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गाडविन ऑस्टिन लिखा रहता है किताबों में, और साथ में भारत में सबसे ऊंची चोटी अगर कहें तो कंचनजंगा लिखा रहता है। आप यहाँ पर समझने का प्रयास करें कि जो ये केटू है, गाडविन ऑस्टिन है, यह अभी पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है, प्योकोक का हिस्सा है। निश्चित तौर पर यह क्षेत्र हमारा है और हम इसे एक समय आने पर वापस लेकर रहेंगे। और इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो वह केटू गाडविन ऑस्टिन है जो अभी पीओके में आता है। जबकि अगर भारत में, जो अभी भारत के अंदर है, वह सबसे ऊंची चोटी अगर पूछी जाती है तो उसका उत्तर हम कंचनजंगा बताते हैं, जो यहाँ पर लगभग यहाँ पर है, सिक्किम राज्य में है कंचनजंगा। आशा करता हूँ आप ये दोनों चीज़ों को समझ पाए होंगे। उसके बाद अगर हम लद्दाख श्रेणी की बात करें तो लद्दाख श्रेणी में यहाँ पर राकापोसी एक क्षेत्र है, या नहीं, राकापोसी वह है जो दुनिया के सबसे तीव्रतम ढाल वाला क्षेत्र है। दुनिया का अगर सबसे तीव्रतम ढाल वाला क्षेत्र पूछा जाए तो वह लद्दाख का राकापोसी है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, राकापोसी लद्दाख में जो दुनिया का सबसे तीव्रतम ढाल वाला क्षेत्र है। राकापोसी दुनिया का सबसे तीव्रतम ढाल वाला क्षेत्र। काराकोरम में केटू गाडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद अगर हम जास्कर श्रेणी की बात करें तो यहाँ पर नंगा पर्वत है। अगर पूछा जाए प्रश्न कि नंगा पर्वत कहाँ पर है, नंगा पर्वत जास्कर श्रेणी में है। जो जिला दर्रा यह कश्मीर में स्थित है। इसके साथ साथ काराकोरम दर्रा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ अगर हम महान हिमालय की बात अगर हम करें तो महान हिमालय जो आप लोग व्याख्या में पढ़ चुके हैं, इस क्षेत्र में फैला हुआ है। लगभग 2400 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह पश्चिम में क्या है, ज़्यादा चौड़ा है और पूर्व में यह सकरा है। पश्चिम में हमने देखा था 400 किलोमीटर लगभग यह चौड़ा है, जबकि पूर्व में इसकी चौड़ाई क्या है, लगभग इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर के आसपास की है। इसकी ऊंचाई औसतन 6000 किलोमीटर क्षेत्र है। अगर हम महान हिमालय या हिमाद्री के नाम से जिसे जानते हैं उस हिमालय की बात करें तो इसे म्यांमार में जो यह महान हिमालय है, यह आगे असम से इस तरीके से मुड़ा है, जिसे म्यांमार में यामाकोमा पर्वत के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि आराकान या याराकोमा पर्वत के नाम से किसे जाना जाता है, या प्रश्न पूछा जाता है कि म्यांमार में हिमालय पर्वत को किस नाम से जाना जाता है, तो आराकान योमा पर्वत के नाम से जाना जाता है। आराकान योमा पर्वत के नाम से हिमालय पर्वत को म्यांमार में जाना जाता है। इसका विभाजन हम अभी नदियों के आधार पर भी करेंगे। इसके बाद आप लोगों ने देखा था कि जो बीच का क्षेत्र है यह हिमालय क्षेत्र मध्य हिमालय का क्षेत्र है। मध्य हिमालय में आप लोगों ने देखे थे कि अनेक पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पर थी। नंदा देवी, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलाधर, मैकालू पर्वत जो आप लोगों ने नेपाल में पढ़ा, और यहाँ आगे आके आप लोगों ने देखा था कि नामचा, बारमा, डाफला और मीरी, आसमी, ये सारे पर्वत श्रृंखलाएँ आपके मध्य हिमालय में स्थित हैं। साथ ही साथ अगर हम शिवालिक हिमालय की बात करें तो शिवालिक हिमालय हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित है। प्रश्न पूछा जाता है कि हिमालय पर्वत के सबसे दक्षिण में
कौन सा स्थान है? तो हिमालय पर्वत के सबसे दक्षिण में शिवालिक श्रेणियां हैं। जो ये महान हिमालय था, यह तो सीधे एक कगार में है, एक सीध में है या नहीं, बीच में यह कहीं भी टूटा हुआ नहीं है या नहीं, यह पूरा एक ही भाग है। जबकि आप लोग देख रहे होंगे कि मध्य हिमालय एवं शिवालिक हिमालय बीच बीच में क्या है, उनके बीच में घाटियां हैं या नहीं, पूरा एक ही पर्वत का नमूना न होकर के वह बीच बीच में क्या है, खंडित हैं। उसके बाद हमने जो चर्चा की थी यहाँ पर, इनको नदियों के आधार पर बांटा गया था हिमालय को। आप लोगों ने यहाँ पर देखा था कि सिंधु से सतलज के क्षेत्र को कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है, जबकि सतलज से काली नदी जो उत्तराखंड में बहती है और उस बीच के क्षेत्र को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। जबकि काली नदी से तीस्ता नदी जो नेपाल में बहती है, इस क्षेत्र को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और जो तीस्ता नदी से यहाँ असम में ब्रह्मपुत्र दिहांग नदी, जिसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है तिब्बत में, उस नदी के बीच के क्षेत्र को असम हिमालय कहा जाता है। नदियों के आधार पर आप लोग शायद समझ पाए होंगे, सिंधु से सतलज के बीच के क्षेत्र को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय भी कभी इसे कहा जाता है। सतलज से काली के बीच के क्षेत्र को कुमाऊं हिमालय, काली से तीस्ता के बीच के क्षेत्र को नेपाल हिमालय एवं नेपाल में जो तीस्ता नदी है उससे ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के क्षेत्र को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ यहाँ से प्रश्न कुछ और महत्वपूर्ण भी बनते हैं कि इन जो हिमालयी क्षेत्र हैं इनके बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं। हिमालय के बीच के क्षेत्र जैसे हम कह सकते हैं कि जो ये ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय एवं बृहद हिमालय के बीच के क्षेत्र को या नहीं, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को कौन सा क्षेत्र अलग करता है? जो बृहद हिमालय है और साथ में ट्रांस हिमालय है, इसके बीच के क्षेत्र को हम सचर जोन कहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि बृहद हिमालय एवं ट्रांस हिमालय को किससे अलग माना जाता है या कौन सा अलग करता है, या इसके बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय एवं बृहद हिमालय के क्षेत्र को सचर जोन कहते हैं। अगर हम इसके बाद अगर देखें महान हिमालय एवं महान हिमालय एवं लघु हिमालय या नहीं मध्य हिमालय के क्षेत्र को अगर देखें तो इसे MCT मेन थ्रस्ट कहा जाता है। मुख्य केंद्रीय थ्रस्ट कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि MCT किसके मध्य है या नहीं, मेन थ्रस्ट किसके बीच में है? तो मुख्य केंद्रीय भ्रंश जो है वह आपके महान हिमालय एवं लघु हिमालय के बीच में है या नहीं, मध्य हिमालय के बीच के क्षेत्र एवं मध्य हिमालय एवं महान हिमालय के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? MCT मुख्य केंद्रीय भ्रंश के नाम से जाना जाता है। जबकि लघु हिमालय एवं जो शिवालिक श्रेणियां हैं इसको अलग करने वाले क्षेत्र को GBF कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि GBF किसे अलग करता है? GBF आप लिख सकते हैं ग्रेट बाउंड्री फोर्स। कभी प्रश्न पूछा जा सकता है ग्रेट बाउंड्री फोर्स किसे अलग करता है? ग्रेट बाउंड्री फोर्स मध्य हिमालय एवं शिवालिक श्रेणियों को अलग करता है। साथ में प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि HFT किन हिमालय के बीच में है या किसके बीच में है या किससे किसको अलग करता है? जो HFT है हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट, यह शिवालिक श्रेणियों को गंगा के मैदान से अलग करता है। उसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो हिमालय
से जो प्रश्न बने थे, अनेक प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर आप शामिल हुए थे तो यहाँ पर चर्चा में शामिल किए गए थे। निश्चित तौर पर यह वीडियो आपको आने वाली परीक्षाओं में 1 से 2 नंबर या 3 नंबर दिला सकता है। इसके विषय में हम एक बार जल्दी से चर्चा करें। हिमालय पर्वत के जो ऊपरी भाग है उसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है। हिमालय का जो उस पार क्षेत्र है, अगर कहीं पर हिमालय को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया होगा तो वहाँ पर आप मान सकते हैं कि चौथा जो भाग है उसका ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है। कहीं पर किताबों में आपको मिल सकता है कि हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। किस किस में? ट्रांस हिमालय में, महान हिमालय में, लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के क्षेत्र में। जहाँ पर हमने देखा था ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणियाँ देखी थी और साथ में भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गाडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 8,611 मीटर है, जो काराकोरम श्रेणी में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो वह केटू गाडविन ऑस्टिन है। भारत में अगर बात करें कंचनजंगा है। केटू गाडविन ऑस्टिन की ऊंचाई 8,611 मीटर है, जो काराकोरम श्रेणी में है। काराकोरम श्रेणी में अनेक ग्लेशियर भी हैं, सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरा एवं हिप्सर ग्लेशियर यहाँ पर हैं। विश्व की सबसे ढाल वाली चोटी राकापोसी हमने देखा था कि लद्दाख श्रेणी में है। ट्रांस हिमालय का निर्माण हमने देखा था अवसादी शैलों से हुआ था। और उसके बाद हमने चर्चा की थी MCT, सचर जोन, GBF और HFT पर। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था कि जो हिमालय पर्वत है, यहाँ पर नंगा पर्वत है, जो पूर्व में हिमालय क्या है, सकड़ा है, पश्चिम में चौड़ा है। यह लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। पूर्वोत्तर में हमने देखा था मिजोरम में इसे मिजो की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। मणिपुर में मणिपुर हिमालय के नाम से, नागालैंड में नागा पहाड़ियों के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बुम पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। और अगर हम बात करें म्यांमार की तो म्यांमार में हिमालय पर्वत को आराकान योमा पर्वत के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह चर्चा समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को लगता है कि इससे आप लोगों को थोड़ा भी कुछ इसमें अच्छा लगे तो आप लोग निश्चित तौर पर अपने साथियों के साथ इस चर्चा को शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे अनेक वीडियो, अनेक चर्चाएं हम करते रहेंगे। जो भारत का भौतिक विभाजन है उसका जो पहला पार्ट था पर्वतीय क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र, उसके बारे में हमने चर्चा की। उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान, मरुस्थलीय क्षेत्र, और साथ ही साथ हम द्वीप समूह जो हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। आप लोगों से जल्दी ही हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।